सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 16 बड़े भाई साहब। पाठ के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने बड़े भाई साहब के माध्यम से तत्कालीन शिक्षा पद्धति की खामियों को उजागर किया है। प्राचीन समय में रटंत विद्या, लोटंत बल अर्थात रटने से विद्या आती है और मिट्टी में लौटने से बल आता है, ऐसी मान्यता थी। प्रेमचंद ने विषय को रटने की बजाय उसे समझने पर बल दिया है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने अपनी विशिष्ट हास्यात्मक शैली से और भी रोचक तला दी है। कहानी को छोटे भाई के मुंह से कहलाकर इसका एक एक वाक्य पाठकों को धीमे धीमे गुदगुदाता चलता है। तो चलिए आप लोग भी इंटरेस्ट के साथ जो है चैप्टर को पढ़िए और जो है इसको समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर में लेखक क्या कहना चाह रहा है। ओके बच्चों, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे। कितने बड़े थे? 5 साल बड़े थे। किससे? लेखक से। लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। 3 दर्जे दर्जा मीन्स कक्षा। 3 कक्षा आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया था। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में, तालीम मीन्स क्या होता है बच्चों? शिक्षा जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। इस भवन की बुनियाद मीन्स नींव खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। नींव मजबूत हो तभी तो महल जो है टिकेगी ना। करने का तात्पर्य है नींव से ही हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जो स्ट्रक्चर है ना, भविष्य की नींव हो या महल की नींव हो या किसी जो है घर या किसी का भी नींव हो, यदि मजबूत ना हो तो उस महल हो या भविष्य हो उसको ढहने में, उसको खराब होने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो, अर्थात बुनियाद नींव ही मजबूत ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने? पायेदार मीन्स मजबूत नींव वाला हो बने। समझ रहे हो ना बच्चों? इसमें हम समझ सकते हैं कि घर आप लोग घर बनते हुए तो देखे होंगे, है ना। और घर में नींव के जो बनाते हैं सबसे पहले गड्ढा खुदाई करते हैं, उस गड्ढे में सीमेंट, है ना, और जो भी छड़ वड़ डालते हैं। छड़ क्यों डालते हैं? नींव मजबूत हो इसलिए। नहीं तो फिर क्या करते? नीचे में तो कुछ भी डाल देते थे, मुरुम्बस को डाल सकते थे, बाकी ऊपर में ईंट से चालू करना था, है ना। लेकिन नीचे से ही मजबूत क्यों बनाया जाता है? ताकि वह जो भवन है वो अधिक दिन तक टिकाऊ हो सके, तो इसलिए उसको नींव कहते हो। कि मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था, अर्थात वो मेरी जो है देख रेख करते थे। अर्थात और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। मेरी शालीनता मीन्स क्या हो गया यहाँ पर? शालीनता मीन्स शिष्टता। मेरी ये शिष्टता थी, आचरण थी क्या? कि उनके हुक्म को मैं कानून समझूं और उनकी आज्ञा का पालन करूं। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे, है ना, जैसे ब्लैंक पेज पर। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, न ही कोई सामंजस्य मीन्स नहीं उसका कोई तालमेल होता था, है ना, मेल होता था। मसलन एक बार, है ना, उदाहरण के तौर पर एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों दरअसल भाई राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक, ऐसा लिखा हुआ। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं,
लेकिन असफल रहा, समझ में नहीं आ रहा था और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वे 9वीं जमात में थे, वे 9वीं जमात में थे अर्थात कक्षा में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था अर्थात बहुत मुश्किल था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कभी कंकड़ उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं तो कभी फाटक पर सवार हो उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं, जैसे आप लोग सब करते हो, समझ रहे हो है ना। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते, तुरंत ही एकदम डिसिप्लिन में आ जाते। उनका पहला सवाल होता कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था, चुपचाप हो जाना। ना जाने मेरे मुंह से बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, जो दंड देना चाहते हो भाई साहब दे सकते हो, यही है ना। और भाई साहब के लिए इसके सिवा कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें, है ना। स्नेह जो भी मैं डांट रहा हूं उसका जो है एक प्रकार से स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। मीन्स एक सत्कार मीन्स क्या होता है, स्वागत करे, सम्मान करे, तो भी चुप हो जाते थे डांट करके। इसी तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा, कुछ सुधार नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी स्कूल के अंग्रेजी के विद्वान हो जाते, नहीं तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। कोई भी मामूली आदमी, ऐरा गैरा नत्थु खैरा मीन्स कोई भी मामूली आदमी भी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आगे आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, हाँ ऐसी मामूली बात नहीं। तब कहीं यह विद्या आती, और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते, कितने, हाँ मेरे से भी कुछ नहीं सीख लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते हो तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी आंखों की गलती है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? इतने मेले तमाशे में मैं कभी देखने गया हूं, देखे हो? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, नजदीक भी नहीं जाता, हमेशा पढ़ता रहता। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं कक्षा। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं ही खेल कूद में वक्त गंवा करके पास हो जाओगे? बताओ। मुझे 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे, इसी क्लास में, इसी कक्षा में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी हो तो बेहतर है घर चले जाओ, मजे से गुल्ली डंडा खेलो, दादा की गाड़ी, कमाई के रुपयों क्यों बर्बाद करते हो? इस तरीका से जो है डांट रहे हैं। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। ऐसी जो डांट सुन करके जो है आंसू बहाने लगता। और जवाब भी क्या था? अपराध तो मैंने किया था, लताड़ कौन सा है? तो अपराध किया था तो डांट तो सहना ही पड़ता। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। भाई साहब जो है उपदेश की कला में क्या थे? निपुण थे। और ऐसी लगती बातें कहते, ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। अब इतना बोलने से तो हिम्मत टूटेगी ही ना। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते से बाहर है, बल से बाहर है, सामर्थ्य से बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं?
मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए, काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, है ना, 9 से 9:30 तक इतिहास, और फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। आप सब वैसे ही करते हो। टाइम टेबल तो बनाना बहुत सहज होता है, लेकिन उसको फॉलो करना, अमल करना डिफिकल्ट बात होती है। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है, कटौती। अवहेलना समझ रहे हो ना? अवहेलना मीन्स उसकी जो टाइम टेबल में चलना नहीं। अवहेलना का तात्पर्य वही होता है, उपेक्षा करना, तिरस्कार कर देना। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी का वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, बरबस मन को खींच ले जाती। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जान ले, वह टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। भाई साहब को उसी समय नसीहत, उपदेश का अवसर मिल जाता। और फिर क्या, खूब डांट लगाते, फजीहत, बेइज्जती करते। मैं उनके साये से भागता, जैसे ही दिख जाता उनसे दूर हो जाता। उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। हमेशा जो है ऐसा लगता कि कब मुलाकात हो जाए, और कब बस मुलाकात होना मतलब कि बेइज्जती होना ही, खूब डांट सुनना है। जितना मज़ा आया था खेल कूद में, सब निकलने वाला है। फिर भी जैसे जैसे मौत और विपत्ति के बीच में दो भी आदमी मोह और माया के बंधन में झगड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता। कोई बात नहीं, थोड़ा 10 मिनट के लिए डांट ही खा जाओ। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया, कक्षा में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथ लो, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई भैया? मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और क्लास में, कक्षा में अव्वल भी हूँ, फर्स्ट हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हो गई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। लज्जास्पद जान पड़ा अर्थात जो है लज्जा उत्पन्न करने वाला जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। अब वो भी क्या करने लगे? शामिल होने लगे खेल कूद में। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया भैया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया, कक्षा में फर्स्ट आ गया। जबान से या हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी, जबान से या हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। कितना भी है ना, एक प्रकार से कहे तो रौब जमाता था पहले, लेकिन अकड़ दिखाता था, लेकिन भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं है। अब मुझ पर नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ अलग दिखा। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के
समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, हाँ? मगर भाईजान घमंड बड़े बड़ों का ही नहीं रहा, तुम्हारे क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, हाँ? या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हाँ? इस पर घमंड मत करो। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, अर्थ समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजी राज्य का विस्तार बहुत बढ़ गया है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप मीन्स राजा उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। पर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाह करें, आदमी और जो कुकर्म चाहे करें, पर अभिमान ना करें, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। अर्थात उसे वो अभिमानी व्यक्ति जो है इस संसार से तो ऐसे ही चला जाता है। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। और साहेरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा कक्षा पास किया है, अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। ये भी याद रखना। कभी कभी गुल्ली डंडी में भी आधा अंधा चोट निशाना लग जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओ। कक्षा में आओगे ना तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और जामेस्ट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब मन नंबर गया। सफाचक 0, सब सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर का अर्थ क्या होता है? शून्य भी ना मिलेगा, सिफर भी हो। किस ख्याल में? दर्जनों में जेम्स हुए हो, दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगते हैं। आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे 2यम, 6यम, 4यम, 5यम लगाते गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और जामेस्ट्री तो बस खुदा की पनाह शरण। अब आशा की जगह आशाबा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी परीक्षकों से नहीं पूछता कि आखिर आबासा और आशाबा में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्र को खून करते रहते हो। दाल भात रोटी खाई या दाल भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं कि वो लड़के अक्षर अक्षर रट डाले, और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से फायदा, आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से फायदा क्या है? इस रेखा पर लम्ब गिरा दो तो आधार लम्ब से दुगुना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन? दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब कुछ खुराफात याद रखनी पड़ेगी। जितना सब कुछ जैसे दिया हुआ है सब कुछ को याद रखने पड़ेगी। तो कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, इसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों को उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? हाँ, जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसके 4 पन्ने में लिखने की क्या जरूरत है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं, मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। हिमाकत मीन्स
धृष्टता, यह तो समय की किफायत नहीं है, बचत नहीं है, बल्कि इसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दें और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप का आकार के। छात्रों पर यह अत्याचार नहीं तो और क्या। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक संक्षेप में 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। मेरे दर्जे में आओगे, मेरे कक्षा में आओगे ना नाला, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा तुमको। इस दर्जे में इस कक्षा में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरा बांधिए, उसे बिल्कुल जो है आप गांठ बांध लीजिए, नहीं पछताएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की कक्षा की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों से मेरी अरुचि ज्यों का त्यों बनी रही। खेल कूद का अवसर हाथ से ना जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना ही कि रोज का काम पूरा हो जाए और दर्जे में कक्षा में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत की, नहीं की, पर ना जाने कैसे कक्षा में अव्वल आ गया। मुझे खुद आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, बहुत परिश्रम। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर उधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा की कांतिहीन हो गई थी, हाँ चेहरे, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वे रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। हाँ, मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का, 1 कक्षा का अंतर, और वह रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। कुटिल भावना जो है, मन में विचार उत्पन्न हुई, क्या? दुष्ट भावना। कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। मन में तो आया लेकिन दिल से निकाल डाला। आखिर वे मुझे मेरे हित के विचार से ही डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगते हैं अवश्य, मगर शायद यह उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास होता जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, अर्थात में जो स्वच्छंदता है, जरूरत से ज़्यादा कुछ भी काम करना या फिर खेलना कूदना, वो क्या है, एक प्रकार से स्वतंत्रता जो है बढ़ गई। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता किसको बोलते हैं? सहिष्णुता का मतलब सहन शक्ति का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, लिख लिया करता था, वह भी बंद हुआ। मुझे कण कौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी ही की भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। अदब मीन्स क्या होता है? आदर करता था और उनकी नज़र बचाकर कण कौवे उड़ाता था, पतंग उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधने, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी, मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था।
मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रहे हो। बालकों की एक पूरी सेना लगे, है ना, पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने पीछे आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानव पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी, है ना, लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं। अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में कक्षा में आ गए हो। मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा कक्षा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे, और तुम 8वीं कक्षा में आकर बाजारू, हाँ, लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़े जा रहे हो। तुम जहीन हो। जहीन मीन्स होशियार। तुम होशियार हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? जेहन आत्मा, वह आत्मा किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ, 1 कक्षा नीचे हूँ, और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकते। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, एक अनुभव है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और D.Litt और D.Phil ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती। हमारी अम्मा ना कोई दर्जे पास नहीं किया, और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के कक्षा के आगे नहीं रह गए। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है, अनुभव है। और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। लेकिन हमारी, है ना, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो ना किसी को तार दे और ना घबराए, ना बदहवास हो, न कोई घबराहट हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, और फिर पैसे को मुहताज हो जाते हैं, कमी पड़ जाती है, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराना पड़ता है। लेकिन जितना हम और तुम आज खर्च कर रहे हैं, इसके आधे से में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग बड़ी इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है, और एक कुटुंब परिवार का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेड मास्टर साहब को ही देखो, MA हैं, और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनकी घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेड मास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो, घमंड दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे, अर्थात रास्ते से भटक नहीं सकते। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है, और आपको उसे कहने का अधिकार भी है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकों में उड़ाने को मना नहीं करता भाई, मेरा भी जी ललचाता है, क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी।
लड़कों का एक गोल पीछे पीछे चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो इस प्रकार से बच्चों ये पाठ आप लोगों को किस प्रकार से, क्या इस पाठ से आप लोगों ने क्या सीख लिए और कैसा लगा, आप लोग ज़रूर मीटिंग में बताइएगा। और इसमें आप लोगों को किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।